कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में क्या ओवैसी की पार्टी AIMIM भी एंट्री करने जा रही है? चर्चा तो यही है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ओवैसी सर्वे करा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद पार्टी बड़े शहरों के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है। लेकिन क्या इनकी एंट्री से सियासी समीकरण बदलेंगे? क्योंकि हैदराबाद और बिहार इसकी बानगी है। भाजपा का तो साफ कहना है कि ओवैसी प्रदेश को बांटने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ओबीसी 4 जन्म भी ले ले तब भी मध्य प्रदेश में उसके लिए, उसकी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। हम तो स्वागत करते हैं, आकर दिखाए तो सही। ये भाजपा का ही कलेजा के हैदराबाद में जाकर के हमारे अमित शाह जी ने सड़क पे घूमते हुए उसको धूल चटाने वाली स्थिति लिया है कि ओबीसी की विचारधारा फेल हो रही है। पूरे देश में कभी भी इस प्रकार की विचारधारा पनप नहीं सकती है। ओबीसी की मानसिकता और ओबीसी का एजेंडा, ओबीसी का जो कार्य व्यवहार है वो समूचा मध्य प्रदेश के लायक तो कतई नहीं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हैं। ऐसे में ओवैसी के आने से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ना तय है, लेकिन कांग्रेस इसके पीछे भाजपा को जिम्मेदार बता रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भी जिस तरह से AIMIM को चुनाव लड़ने की बात सुनाई दे रही है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम को मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है, पहचानती है। उनको यहाँ कोई जगह नहीं मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी प्रपंच कर ले, कोई भी एजेंडा अपना ले, जनता नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। नगरीय निकाय की तारीख अभी तय नहीं, चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल यही कि AIMIM के आने से समीकरण किसका बिगड़ेगा, किसका बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है MP में ओवैसी की एंट्री। लेकिन क्या ये एंट्री काम करेगी? चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या ओवैसी के आमद से कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किलें? क्यों मुस्लिम इलाकों पर होता है ओवैसी का फोकस? क्या MP के नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा वोटों का ध्रुवीकरण? क्या मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मचा पाएंगे ओवैसी? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे रूबरू है। लेकिन नई खबर है, नई बात है कि क्या ओवैसी मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे? अभी तो चर्चा ऐसी है कि वो सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के आधार पर यह तय करेंगे कि आखिर कहां से हमें अपने प्रत्याशी उतारना है। चर्चा यह है कि खासकर रतलाम की बात करें या भोपाल, इंदौर, कुछ ऐसे शहर है जहां सर्वाधिक चर्चा रहती है। एंट्री मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, तो ओवैसी चाहते हैं कि शायद यहां से हमारा प्रवेश हो जाए। लेकिन चर्चा फिर जब यहां बढ़ती है तो यह भी कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है क्या ओवैसी? क्योंकि हैदराबाद में देखा, बिहार में देखा, कांग्रेस यही आरोप लगाती रही। पर समझते हैं कि यदि मध्य प्रदेश की नगरीय निकाय में एंट्री हो गई तो किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा और क्या ऐसा हो भी पाएगा? यही हमारा मुद्दा आजकल। MP में ओवैसी की एंट्री। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमित ओरछा है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। सुमित जी, आपका स्वागत है। अमीनुल खान साहब है प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी मौजूद रहेंगे। सर, आपका भी स्वागत है। सुमित जी, क्या कहेंगे? कहा तो यही जाता है कि जहां जहां ओबीसी की एंट्री हो जाती है वहां बीजेपी का काम आसान हो जाता है, और कांग्रेस तो ये कहती रही कि बी टीम के रूप में काम करती है। तो ये बीजेपी का कुछ ऐसा है उसमें दिखाई देगा, या वास्तव में ओबीसी चाहते हैं कि यहां एंट्री कर कर हम दिखाएं कि पूरे देश भर में हमारा कुछ है स्थान?
मनोज जी, कांग्रेस तो अपनी सुविधा के अनुसार अपना बयान देती है। जब वो जीतते हैं तो उनका बयान होता है कि लोकतंत्र जीत गया, जब हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। लेकिन सच यही है कि हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी उनसे बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल भिन्न है। निश्चित रूप से ही जो लोग वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति करते होंगे, धर्म के आधार पर संप्रदायवाद की राजनीति करते होंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करते होंगे, उनके लिए वोट के मांगने वाली जब एक और पार्टी आएगी तो उनके लिए क्या समस्या होगी ये तो वो जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी संगठन से न डरती है। हम तो हैदराबाद में जाकर भी और गली गली घूम करके भी, और जहां वो धुतकार करके ललकार करके कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे। चलिए सुमित जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, कांग्रेस के पास चलता हूं। और अमीनुल, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सर्वे करा रहे हैं ओबीसी साहब और ये देख रहे हैं कि आखिर हम एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि ऐसा होता है तो अभी तक तो चर्चा ये रही है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है। देखिए मनोज जी, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का स्वागत है। आप खूब सर्वे कराइए, चुनाव लड़िए, मैदान में उतर के आइए, आपका स्वागत है। पर इसके पीछे एक विषय समझने का है कि आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आती है या देश में कहीं भी जा रही है तो वो किसको फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। कहीं पे भी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी पहले भी कह चुकी है और कई मंचों से कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की बी टीम के रूप में AIMIM काम करे। पिछले 6 सालों से आप देखें, जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब से ओवैसी की पार्टी कहां से कहां पहुंची। 6 सालों में पूरे देश में राजनीतिक दलों पे ईडी के माध्यम से, केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से अनेक तरह से दबाव डालने के प्रयास किए। चाहे मुलायम सिंह जी का परिवार हो, मायावती हो, कोई राजनीतिक दल नहीं छोड़ा, साउथ नहीं छोड़ा, पर आज तक ओवैसी बंधुओं पे एक जांच नहीं बैठी कि ओवैसी बंधुओं पे कहीं भारतीय। लेकिन हमेशा जब वो मंच पर होते हैं अमीनुल साहब, तो निशाना तो भारतीय जनता पार्टी होती है और जितना खुलकर वो बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा बोलता होगा। मोदी को तो नाम ही लेना नहीं पसंद करते, वो मोदी कहते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा मनोज जी, आप बहुत मजे हुए पत्रकार हैं। आप एक बात बताइए, जब वो बीजेपी के बारे में कहेंगे तभी तो ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहेंगे, एक ध्रुवीकरण की राजनीति की जाएगी, वोटों को बांटने का काम किया जाएगा। हैदराबाद में क्या हुआ, 51 सीटों पे ओवैसी लड़े, 44 जीत के आ गए। भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो गया। नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस और टीआरएस का। चंद्रशेखर राव घटके कहां पहुंच गए। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे तो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों पोलराइज होंगे, वोटों का ध्रुवीकरण होगा, मुद्दों पे आधारित राजनीति नहीं होगी, धर्म आधारित राजनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विकास के नाम पे बात नहीं हो, धर्म के नाम पे बात हो। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, कबीराज बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सिद्धांतिक पार्टी है, सिद्धांतों से अपने कभी नहीं करती। तो महबूबा मुफ्ती के साथ में कौन से सिद्धांत और कौन सी विचारधारा। चलिए समझते आपकी बात को भी समझते हैं, सिद्धांत किसके कहां है और धर्म की बात कौन नहीं करता है। इन चुनावों में तो खूब देखा है, आपको भी देखा, उनको भी देखा, आप भी जनेऊ वनेऊ पहनने लगे थे, ऐसी चर्चा हो गई थी कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, हम नहीं कह रहे, पर चुनाव है आजकल, विकास पर कहां हो रहा है बात, विकास की होती पहुंच कहीं और जाते। सुरेश शर्मा जी, देखिए ये बात तो सच है कि चुनाव जो है वो राजनीतिक ऐसे दृष्टिकोण में जाके खड़े हो गए हैं कि मुद्दे, समस्याएं, उनके समाधान की बातें, आप सरकार में आएंगे या जो है निकायों में आएंगे तो क्या करेंगे, ये सारी बातें गौण हो गई। और केवल जो है ये ऐसे बिंदु उठाए जाते हैं जिन बिंदुओं पर केवल बहस होती है, मीडिया डिबेट्स के सब्जेक्ट बनते हैं वो, और उसके मतदाता प्रभावित हो जाता है। तो जो मूल सब्जेक्ट है वो, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि विपक्ष जो है वो मुद्दों पर लाने का दायित्व जो है उनका है, क्योंकि जो सत्ता में है वो हमेशा मुद्दों से भटकता है और भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी कमजोरियों पर चर्चा नहीं होगी तभी तो वो चुनाव जीत पाएगा। इसलिए विपक्ष का दायित्व बनता है कि वो मूल मुद्दों पर उसको लौटा करके लेके आए। मनोज जी, मैं इस सारे मामले में, यदि ओवैसी साहब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने आते हैं तो मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं, और वो ये है कि आखिर वो कौन सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है जिसको खाने के लिए ओवैसी साहब दौड़े आते हैं।
तो आज इस बात को हमें रेखांकित करना पड़ेगा कि देश का जो मुस्लिम समाज है वो एक वोट बैंक बन चुका है। वोट बैंक के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत कर चुका है। वो इकट्ठे वोट देता है, वो मुसलमान कैंडिडेट को ही वोट देता है, एंटी भाजपा वोट देता है। इस सारे जो समीकरणों को देश के राजनेताओं ने समझा, इसलिए जो है मुस्लिम पार्टी के रूप में ओवैसी साहब जो है वो मध्य प्रदेश में या देश के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। ये ठीक है कि इससे भाजपा को फायदा होता है, होता है, को नुकसान होता है, ये हम समीकरण लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि एक राजनीतिक पार्टी का धर्म जो है वो ओवैसी को भी है कि वो अपने सीटें, अब वो 5 सीटें बिहार में जीते हैं, वो ये कहेंगे ना मेरा तो दल बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में जीते हैं, वो तो कहेंगे ना मेरा दल बढ़ रहा है। अब कांग्रेस हार रही है या जनता दल, ये अपना राजद हारा है, लालू यादव वाला, ये उनका अपना राजनीतिक धर्म था, अपना पालन करते बचाते। अब सूरी साहब अभी कह रहे थे कि हैदराबाद में कांग्रेस को नुकसान हुआ है और चंद्रशेखर राव की पार्टी को नुकसान हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा संशोधन करना चाहिए। कांग्रेस की पिछली बार भी 2 ही सीट थी, इस बार भी 2 ही सीट है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिहार में जरूर उनको नुकसान हुआ। हैदराबाद की बात कर रहा हूं मैं। हैदराबाद में नगर निगम में 2 ही सीट थी, इस बार भी 2 ही रही। बिहार में नुकसान हुआ कि पहले 25-27 सीटें थी, 19 पर आकर के अटक गई। तो इसका कारण ओवैसी नहीं है, इसका कारण राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी प्रचार के लिए ही नहीं गए। तो जनता कोई आपके तस्तरी में आकर के जलेबी थोड़ी परोसोगी जब आप थाली ही नहीं पहुंचाओगे। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कभी जनता। तो ये अब एक बात मैं अजय यादव जी का मैं आपके यहाँ स्टेटमेंट देख रहा था, उनने कांग्रेस पार्टी का एक बार भी नाम नहीं लिया। उनने जितनी बार भी बोला है तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप किसके प्रचारक हो भाई? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस पार्टी की एक बात तो कहिए, एक बार नाम तो लीजिए उसका, आप उसको सुनिए मनोज जी। जहां ये मानसिकता आ गई हो कि हमें केवल आलोचना करना है, अपने बारे में कुछ नहीं बताना, वहां सफलता की उम्मीद कैसे की जा सकती? और सुमित, इसलिए आपने सुमित इसलिए खुश भी हो गए कि हमारा काम तो आसान हो गया, शुरुआत हो गई है इस बात की। चलिए, इस मुद्दे पर आगे चर्चा जारी रखेंगे और समझेंगे कि कितने समीकरण बिगड़ने वाले हैं, किसके समीकरण बनेंगे और क्या क्या होगा। लेकिन यदि एंट्री होती है तो फिर और भी कुछ होगा। लौटते हैं अभी ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। एमपी में ओवैसी की एंट्री, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलते हैं सुमित ओरछा के पास। सुमित जी, आवाज में दिक्कत थी, अब आवाज खोल दीजिए। और अजय यादव आपका काम आसान कर रहे थे, दिखाई भी दे रहा था। लेकिन सवाल यही है कि इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ जाती? क्या वास्तव में आपको जरूरत पड़ती है? ओवैसी ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे कर कर एक एक 2-2 के सहारे ही सही एंट्री तो कर लें। देखिए, कौन सा राजनीतिक दल अपना विस्तार नहीं चाहेगा? निसंदेह ओवैसी जी भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक राजनीतिक दल है, इसलिए अपना विस्तार चाहते होंगे, यह उनका निजी एजेंडा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर, अपने कामों पर, अपने विकास के सारे प्रयासों पर काम कर रही है। उसके नाते विकास की राह पर चल करके जनता का भरोसा जीत रही है। इसलिए कौन मैदान में होगा? जब हम 50% से ज्यादा जनता का भरोसा जीत रहे हैं तो सामने कितने दल हैं, कैसे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश में भी सारे दल एक हो गए थे मनोज जी, आपको याद होगा। लेकिन हमने कहा था बड़े भरोसे के साथ कि जब हम 51-52% जनता के भरोसे पर का जीतने में कामयाब हो गए हैं
तो फिर हमें सामने कितने दल हैं, कितना इकट्ठा होते हैं, कौन नया आता है, कौन पुराना आता है, कांग्रेस किसकी, राहुल गांधी किसकी साइकिल पर बैठते हैं, कितनी खाटे बांटते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? क्योंकि हमने नकारात्मकता में राजनीति ने, हम सृजनात्मक राजनीति के वाहक हैं। हमने 2 से लेकर के 350 की जो यात्रा की है वो नकारात्मकता के आधार पर नहीं की है। हमने सेवा, समर्पण, राष्ट्र कार्य की साधना और भारत की सांस्कृतिक एकात्मता को समझते हुए, भारत के मूल्यों को समझते हुए, भारत की सांस्कृतिक विरासतों की रक्षण करते हुए, इसके आधार पर, भारतीयता के आधार पर हम खड़े हुए। हमने कहीं विभेद नहीं माना। हमने प्रतिद्वंदियों का आकलन तो किया, लेकिन प्रतिद्वंदियों को लेकर के हमने कभी नकारात्मकता का भाव नहीं रखा। अच्छा, आप बिल्कुल सकारात्मक ही रहे अभी से। देखिए मनोज जी, ये हमारे कहने से नहीं होगा, हमारे चरित्र में दिखता है। हमने भारत की राजनीति में जो अपना स्थान बनाया है, और कांग्रेस धीरे धीरे जनता के मानस पटल से विलुप्त हो रही है, उसके पीछे हमारी कार्य पद्धति ही कारण है। हम लोगों की कार्य पद्धति और कांग्रेस की सोच, विचारधारा, कांग्रेस का कारण तो खुद ही कारण है। आप तो है ही कारण, आप बन ही रहे, लेकिन उस कारण में खुद भी कारण है। चलिए अमीनुल साहब, यही सवाल है। आप हैदराबाद का जिक्र कर रहे थे। हैदराबाद में जैसा कहा 2 पिछली दफा थी, 2 इस बार रही, लेकिन एक छोटा चुनाव भी होता है। पिछली दफा नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वही शिवराज थे, और हम कवर कर रहे थे, एक रिपोर्टर के नाते मैं कवर कर रहा था। छोटे छोटे पार्षद के चुनाव में गली गली शिवराज घूम रहे थे। मजाक इस बात को लेकर बनाया जा रहा था कि क्या पार्षद का चुनाव भी शिवराज लड़ेंगे, लेकिन जब मैदान में होते तो आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, कहां से जीत के आ रहे हैं? मुखिया का यह फर्ज होता। आपके यहां तो ना हैदराबाद में दिखाई दिए, न कई ऐसे चुनाव है जहां आपके नेता ही नहीं पहुंचते, तो उसके लिए जिम्मेदार तो आप हैं। देखिए, हर पार्टी का चुनाव लड़ने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक वर्किंग होती है। जहां बिहार की बात हुई, पत्रकार महोदय ने कहा कि राहुल जी नहीं पहुंचे, राहुल जी ने सभाएं ली बिहार में, और जरूरी नहीं है प्रियंका जी हर जगह जाए। प्रियंका जी अभी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और वो अपने काम, अपने दायित्व को कर रहे हैं, तो हर जगह राहुल जी, प्रियंका जी का जाना आवश्यक नहीं है। और राहुल जी अभी सांसद है, उसके नाते, पूर्व अध्यक्ष के नाते बिहार में उन्होंने लगभग 10 से ज्यादा सभाएं ली और पार्टी का काम किया। पर क्योंकि हर पार्टी अपने स्तर पर लड़ती है, बीजेपी चाहती है कि उसको कहाँ फोकस करना है, किस तरीके से लड़ना है, कहाँ पोलराइजेशन करना है, कहाँ जरूरी है, वो अपने हिसाब से कार्य करती है। कांग्रेस पार्टी शुरू से एक ही पद्धति पर चली है, लीडरशिप की जहां जरूरत, लेकिन समय के साथ पद्धतियां बदलना नहीं पड़ती क्या सूर्य जी? समय के साथ तो थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा, जब भी तो पीछे छूट रहे। वो 2 से लेकर 350 तक पहुंचने वाले हैं, अब 400 की तैयारी है, और हम 400 से 40 पर आ रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी 400 से 40 पे आई, 44 पे आई, हम मानते हैं। और ये जनता जिस पे विश्वास जताएगी उस पे काम होता है। और अभी 350 भी नहीं पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, 302, 303 पे ही है, और हम उम्मीद भी नहीं करते। हमें लगता है यहीं से रिवर्स गियर लगेगा कि जिस तरह से, ये आपने अच्छा कह दिया कि उम्मीद भी नहीं करते, अच्छी बात जी। जनता में जिस तरह से त्राहिमाम है और जिस तरह से केंद्र की सरकार काम कर रही है, चाहे आप सबके सामने पेट्रोल, डीजल, किसान, सारे मुद्दे सामने हैं कि किस तरह से देश में बदहाल स्थिति है, तो वो सामने दिखेगा और आने वाले चुनावों में चीजें समझ आएंगी। ठीक है, पर आज जिस सवाल को लेकर हम खड़े हुए हैं, आज हम जो ओवैसी जी का सवाल लेके खड़े हैं कि उनकी पार्टी ने आके सर्वे किया, ये किया, तो मेरा आज भी एक सवाल बहुत जीवंत है कि ओवैसी को बढ़ाने के पीछे कौन है? आज तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ हैदराबाद के चुनाव, जब बिहार में इतने सवाल उठे, उसके बाद हैदराबाद में जाके एक नौटंकी रची गई कि ओवैसी को, ये आपका सवाल अच्छा है, ताकि ये सवाल अच्छा है, इसको समझना पड़ेगा कि ओवैसी को बढ़ाने के पीछे कौन है। कि क्यों नहीं होता ओवैसी भाइयों पे कोई जांच क्यों नहीं बैठती? ओवैसी इतने फ्री क्यों घूमने दिया जाता है? AIMIM को इतना फंड कहां से आता है? इसके पीछे कौन है? क्यों पूरा हमला कांग्रेस पे किया जाता है और MIM को भाई की तरह? चलिए, समझ रहे सुरेश जी के पास आ रहा हूं सर, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं सुमित जी से, क्योंकि आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा सुमित बता दे। सुमित, जवाब दे दीजिए। सुमित, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, वही चलना पड़ा। सुरेश जी, आप सुन रहे थे, मैं चाह रहा था कि आप बाद में दोनों की बातों पर प्रतिक्रिया दे देते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अब आप ही प्रतिक्रिया दे दीजिए।
नहीं, मुझे मालूम है ना कि मेरे सामने ऐसे सवाल आ ही जाते हैं जिसमें मुझे ऐसा कई बार महसूस होता है कि ये सवाल का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने विस्तार का अधिकार है। अब कांग्रेस जो है यदि शुतुरमुर्ग बनना चाहती तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि हमारे नेता वहां प्रचार में जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि जब संकट काल होता है, जनता में जनाधार या जनविश्वास कमजोर हो जाता है, नेतृत्व के द्वारा उन बातों को उठाया जाता है जिनमें जनता में नेगेटिविटी आती है, तो उस समय जो है अन्य नेताओं को भी आगे मैदान में आकर के और अपने जनाधार को बचाए रखने के प्रयास करना चाहिए। आप देखिए मनोज जी, मैं दो बातें आपको रेखांकित करना चाहता हूं। सबसे पहले, जब 2014 के चुनाव हुए तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है, तो मैंने उन्हें कहा कि इस बार हिंदुओं की सरकार बनेगी। तो बहुत हंसे, विधानसभा कक्ष की बात है, बहुत हंसे, बोले हिंदुओं की सरकार बनने वाली है। मैंने कहा मैं पिछले 5-7 साल से ये देख रहा हूं कि बार बार ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक सरकार नहीं बनने देंगे, सांप्रदायिक पार्टियों की सरकार नहीं बना। सर मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूं? सुमित जुड़ गए, सुमित से जवाब ले लेता हूं उस सवाल का, फिर आप उसको पूरा कीजिएगा। जी। सुमित जी, अमीनुल का ये कहना था कि ओबीसी को बढ़ाने के पीछे कौन है, इशारा आप लोग की तरफ था। विचार तो होना चाहिए कि बढ़ाने के पीछे कौन है, कैसे वो कहां से चले, कहां पहुंच गए। बिहार में एंट्री मार ली, हैदराबाद तो खैर अपनी जगह है ही, अब मध्य प्रदेश में एंट्री मारने की तैयारी है, तो है कौन बढ़ाने के पीछे? नहीं, अमीनुल जी जो कहना चाह रहे हैं, इस देश में जो कुछ भी अलगाववाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार बढ़ा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने तो बढ़ा दिया है। यही तो सब करने वाले, हम ही लोग तो सब करने वाले हैं। उद्योगपति देश के अंबानी को, अभी अंबानी 2014 में संसद भवन के बाहर चाय बेचते थे, हमने बढ़ा दिया। ओवैसी जी पार्षद नहीं थे 2014 के पहले, आकर के मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के विशेष कोटे से उनको सांसद बना दिया और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया। ये कांग्रेस अपने पाप, अपने अलगाववाद, अपने भ्रष्टाचार को आज जिस चतुराई के साथ भारतीय जनता पार्टी पर थोपने की कोशिश करती है ना, ये जनता मध्य प्रदेश की सब कुछ जानती है। ये अमीनुल जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की ताकतों को एम्पावरमेंट देश के अंदर किन राजनीतिक दलों ने और किस गंदी सोच के लोगों ने दिया है, किन्होंने संविधान में संशोधन किए हैं, किन लोगों ने किए हैं अलग तुष्टीकरण के लिए। इस तरह की मानसिकता को, एक धार्मिक उन्माद की ठेकेदारी की भाषा को किन लोगों ने प्रश्रय दिया है, यह पूरा देश जानता है। ये अपने पाप को हमारे ऊपर मढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे संभव, इस पर जो है जनता विश्वास करने वाली नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए, कांग्रेस के ये बता दीजिए कि जो अपनी सुविधा के लिए कांग्रेस करती रही है। ये बता दीजिए पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश आने की तैयारी, थोड़ा सा रास्ता आपका भी आसान तो हो जाएगा ना? हम जम्मू कश्मीर का मनोज जी चुनाव जीत रहे हैं। अब बताइए आप, जब हमें हर वर्ग का व्यक्ति वोट कर रहा है, भारत का मुसलमान जो भारत माता से प्यार करता है, राष्ट्रवादी मुसलमान, जम्मू में आप पिछड़ गए, जो गजबा है हिंदू, कश्मीर आप जीत गए, जम्मू में आप पिछड़ गए। अभी देखेंगे ना, शनै शनै विश्वास बढ़ता है, शनै पंथा शनै कंथा। चलिए ठीक, हमें हो गया सर, समय हो गया। मैं सुरेश शर्मा जी की बात पूरी करना जीत गए, कर्नाटका भी जीत गए, उत्तर प्रदेश भी जीत गए हैं, और अब पश्चिम हैदराबाद भी लगे रहिए, आप जम्मू भी जीत रहे हैं, लगे रहिए, ओबीसी भी आ रहे हैं, लगे रहिए जी। अमीनुल जी एक लाइन में बोल दीजिए जल्दी से, मैं वापस जा रहा हूं। ये देखिए वही हो रहा है जो 1937 में हुआ था, जब कोलकाता म्युनिसिपल इलेक्शन को मुस्लिम लीग के समर्थन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जीता था और वहां पे अपनी परिषद बनाई थी। तो ये तो इनका बहुत पुराना साथ है मुस्लिम लीग के साथ में। सत्ता बनाते समय ये सब साथ हो जाते हैं, किसी भी तरह सत्ता समझ गए। और एक आप बिल्कुल सही समय सही जगह। जानकारी नहीं, इनकी जानकारी दुरुस्त करता हूँ। सही, मुस्लिम लीग की जिस सरकार की ये बात कर रहे हैं, फैजुल हक की सरकार की बात कर रहे हैं, वो एक कॉलिशन गवर्नमेंट थी जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। और अब मौका दे दीजिए, दोनों की बात को सही जगह पहुंच गई बात। कोई मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा मुस्लिम लीग के साथ। अरे दोनों का जवाब मिल जाएगा, कांग्रेस को रोकने के लिए आपने देश विरोधी तत्वों के साथ मत करिए, हो गया, आप दोनों रुक जाइए, समय नहीं है मेरे पास। ये थोड़ा सा दुरुस्त करिए जानकारी, अभी दुरुस्त कर रहे हैं, सबको दुरुस्त रुकिए ना। और मैं दोनों की बात पर प्रतिक्रिया ले लें। सुरेश शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी प्रतिक्रिया दे ही दीजिए। जी।
नहीं, मुझे ये अच्छे से मालूम है कि जब तक इस देश का मुसलमान अपने आप को राजनीतिक वोट बैंक के रूप में प्रस्तुत करता रहेगा, तब तक इस प्रकार की गिद्दें जो हैं वो राजनीति में आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। देखिए, मैं एक बात मनोज जी आपके ध्यान में लाता हूं कि दलित मतदाता जो है वो उस समय वोट बैंक हुआ करता था। मायावती ने और रामविलास पासवान ने और ये जो भीम आर्मी वाले, इन्होंने कांग्रेस से छटक लिया और वो इनके पास पहुंच गया। मैं मान सकता हूं इस बात को, मैं राजनीतिक समीकरण में सूरी साहब के साथ सहमत हो सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता होगा कि ये मुस्लिम वोट जो है ये 3, 4, 5 दलों में बढ़ जाते हैं, तो क्यों ना इनको जो है ओबीसी के पास भेज दिया जाए जिसके पास बाकी वोट नहीं है। तो क्यों ऐसे राजनीतिक समीकरण करने में मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई संकोच होता होगा। अब इसकी वास्तविकता क्या है, इस वास्तविकता के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि इस प्रकार की राजनीति जब आप करते हैं तो उनको भी करने की छूट है। तो मुझे ये लगता है कि ओबीसी साहब का मध्य प्रदेश में आना इस बात के लालच के कारण आ रहा है कि मुसलमान इकट्ठा होकर के वोट देता है, मुसलमान भाजपा के खिलाफ वोट देता है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा चेंज करते हुए मैंने कश्मीर में देखा है, क्योंकि मैंने कल ही समीकरण लगाया, उसका जोड़ लगाया था। भाजपा को कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के इन चुनावों में 4,82,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और गुपकार इनकी सीटें मिली हैं 75 जो भी, और गुपकार गठबंधन को 112 सीटें मिली है, लेकिन वोट सबके मिला लिए जाएं तो 4,82,000 के आसपास नहीं बैठते। तो वोट भाजपा को ज्यादा मिले हैं, सीटें गुपकार गठबंधन को ज्यादा मिली हैं, क्योंकि अलग एंगल में। और जिस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उनको 3 सीटें मिली, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के दिमाग में ये आने लग गया है कि हम कहीं न कहीं मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो ही काम चलेगा, क्योंकि देश के विभाजन के समय बचा हुआ मुसलमान मुख्य धारा का मुसलमान था, लेकिन इस समय वो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद के संघर्ष में उलझा हुआ है और उलझा दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि वो उलझने की कोशिश करता चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लाभ जो है वो ओबीसी ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी की एंट्री की चर्चा है, अब ये चर्चा ही रहेगी या वास्तव में वो एंट्री ले पाएंगे, एक सर्वे करा रहे। लेकिन ये भी सच है कि अलगाव से किसी का काम नहीं चलता है। मध्य प्रदेश एक शांतिप्रिय जगह है और यहाँ इन सब चीजों की एंट्री होना या ना होना ये जनता अच्छी तरह समझती है। और हम इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ भी कहते रहिए, आरोप बीजेपी पर है, कांग्रेस अपनी बात करेगी, पर अंततः चुनाव तो चुनाव होता है और चुनाव में फिर वही हमें कहना पड़ेगा, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट।